हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे। वीडियो है बेसिकली ये है ये है तारिक फातेह जी की वीडियो, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, व्हाई आर वी कंफ्यूज्ड अबाउट और आइडेंटिटी। अच्छा, इस वीडियो के ऊपर हम रिएक्शन देते हैं, देखते हैं कि वीडियो में क्या कहा जाता है। हम मिलकर देखते हैं वीडियो और फिर यस डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। गो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हमारे साथ तारिक फतेह साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। तारिक साहब को सब जानते हैं, ऑथर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। और आज सर मुझे पहले से ही हंसी आ रही है। मैं आपसे जो सवाल कर उसके लिए मुझे हंसी पहले ही आ रही है कि हम शुरू तो खैर आपको पता ही है कि हमने एक आर्टिकल है जिसको डिस्कस करना था, लेकिन शुरू में सर मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब अपने फॉरेन मिनिस्टर को लेके, शेख रशीद साहब को लेके, सेनेटर और मिनिस्टर, पता नहीं कितनी बड़ी उनकी अपनी बेगम को लेकर, जो लेटेस्ट बेगम है, बेगम भी गई है और वो सऊदी अरब पहुंचे और वहां पे ज़कात और फितराना जो है उसका प्रोजेक्ट उनको मिल गया है। और हर साल मेरे ख्याल है ज़कात फितराना कलेक्ट करने सऊदी अरब जाया करेंगे। और इस तरह से उन्होंने एक जितने भी 70, 72, 74 जितने साल भी हो गए पाकिस्तान को, पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसको क्या वो ज़कात और फितराना भी जो है वो सऊदी अरब से मिला करेगा। ये प्रॉपर एक प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया है जी, गवर्नमेंट ने सऊदी अरेबिया की प्राइवेट जो ईद की नमाज के बाद जो पैसा बढ़ता है वहाँ सीरियसली उसका नाम तो यही है, जो वहाँ पे लिखा है वो यही है, प्रोजेक्ट का नाम यही है कि जी ये ज़कात और फितराना ये लिया करेंगे। बल्कि अगर आप मुझे परमिशन दें, मैं उनकी एक पिक्चर भी आपको दिखा दूं जो इनके मिनिस्टर बैठे हैं। और उसके पीछे देखिए, पहले तो ये देखें ना, ये क्या लिखा हुआ है, इनॉग्रेशन ऑफ ज़कात अल फितर प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। और ये इनके मिनिस्टर बैठे हुए हैं, मुराद सईद, और बाकी इमरान खान साहब खुद भी गए हुए हैं, शेख रशीद भी गए हैं, लेकिन बहुत लोग गए हैं उनके साथ। कई लोग जो है इमरान खान साहब के साथ गए हैं। और इसमें या नहीं मिलेगा, व्हाट हैपेंस इफ मिल गया है ना, इनको मिल गया है, यही प्रोजेक्ट इनको दे दिया है। यानी ये मिनिस्ट्री टाइप की एक अलग डिपार्टमेंट होगा जो कलेक्ट करेगा जी। Oh my God. और ये इनको मिलेगी। और ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के जिनको ये इस तरह का भी कुछ ऑफर कर दिया गया है सऊदी अरब की तरफ से। और ये उस पर बहुत खुशी है, लोग इस पे तरह तरह के जोक्स बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये कि किस तरफ जा रहे हैं, ये कि किस किस्म की ये फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहे हैं? आज वो हमारे दोस्त जो बलोच में मरी कबीले के सरदार है, मेहरान मरी, लंदन में रहते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि पाकिस्तान हैज गॉन बैंकरप्ट और इज हेडिंग स्पायरलिंग डाउन, द इकोनॉमी इज टुवर्ड्स अ कंप्लीट बैंकरप्सी। तो ये तो ऐसा लगता है कि इट हैज ऑलरेडी रीच्ड इट। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ लीडर ऑफ अ सॉवरेन कंट्री, अ प्राइम मिनिस्टर, ये हो सकता है, मैंने पढ़ा कि एड के लिए वर्ल्ड ये बैंक के साथ और इन सब के साथ हो, बट आई हैव नेवर हर्ड द टेकिंग ऑफ एड इन द इस्लामिक सेंस। एग्जैक्टली, ये तो बिल्कुल आप जैसे कोई जो भीख मांगते हैं या जिनको बहुत जरूरत होती है, बाहर बैठे होते हैं सड़क पे, उनको देते हैं। ज़कात फितराना नाम देखे ना जो वर्ड यूज हो रहा है, नमाज के बाद it's separate from zakat, which is 2.5% of your wealth, but states don't go to collect wealth. Wealth तो टैक्स पे करनी होती इंडिविजुअल को, और उसके भी डिटर्मिनेंट्स हैं कि वो कौन कलेक्ट कर सकता है। ये ज़कात ही कलेक्ट करने पे पहली अपोस्टेसी वॉर हुई थी इस्लाम में, आपको पता है, जब हजरत अबू बकर खलीफा बन गए और उन्होंने कहा अच्छा अब ज़कात कलेक्ट करने के लिए मैं आया हूँ,
تو زکات دینے والوں نے کہا آپ کو کس نے بٹھا دیا وہاں پہ, who are you, وہ خبر ای میل تو نہیں تھا نا زمانے. So people who refused to pay him zakat were declared apostates, yani kafir, and the first war of apostasy was launched, جس میں 20,000 صحابی مارے گئے کیونکہ وہ زکات کس سے لے کے کس کو دینا تھا یہ جھگڑا چل رہا تھا, جس میں بی بی فاطمہ کا فتح کا گارڈن بھی قبضہ کیا تھا اور انہوں نے اپنی بیٹی عائشہ کو دے دیا تھا, کہا کہ پیغمبروں کی بیٹیاں انہیرٹ نہیں کر سکتی, ان کی بیویاں انہیرٹ کریں گی. وہ کوئنسیڈنس آ کے ابو بکر کی بیٹی جو تھی وہ عائشہ تھی. تو یہ کس سے یہ ایسے لگ رہا ہے کہ وی آر گوئنگ ان ریورس گیئر, اینڈ بہت ہی ہماری شدت سے ضرورت ہے کہ ہم کسی طرح 6-7ویں صدی میں پہنچ جائیں اور پھر وہی گٹھلیوں کا کاروبار کریں اور اونٹوں کا پیشاب پئیں اور یہ سب جو زمانے میں تھا. اونٹ کا پیشاب بھی پیا کرتے تھے. It is really spiraling down into nothingness. That means اسٹیٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے. اور وہ کس پہاڑی پہ رہتے ہیں پرائم منسٹر ہمارے, کوئی ہے نا علاقہ, ہاں بتائیے, بیگم بھی ان کی چوتھی وائف بھی ویسی ہیں, وہ بھی جادو کر رہی ہیں, یہ بھی جادو کر رہے ہیں. مجھے یہ عجیب لگتا ہے کہ پاکستانیوں کو کوئی شرم حیا نہیں رہتی, وہ کس طرح اپنے آپ کو تبدیلی, مطلب یہ obviously this is the تبدیلی he thought about. It is remarkably embarrassing. It is embarrassing. اور یہ بڑے خوش ہو کے بتا رہے ہیں, بڑے چھوڑ ہو کے بتا رہے ہیں کہ you are given the leaders that you deserve. Exactly. اور اسی سے اگر ہم جوڑیں جو ہم آج بات کرنے لگے تھے, ڈاکٹر پرویز خود بھائی کا آرٹیکل جس میں انہوں نے یہی کہا کہ انڈیا بھی ہم سے آگے چلا گیا اور بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے چلا گیا ہے ہر چیز میں, چاہے وہ ان کی اکانومی ہو چاہے ایجوکیشن ہو. تو کیا کہیں گے آپ, کیسا لگا آپ کو ان کی بات؟ نہیں دیکھیں, پروفیسر ہڈ بوائے جو ہے ویسے MIT کے کوئی معمولی شخص تو نہیں ہے, وہ ان کی بد نصیبی کہ وہ کہاں پیدا ہوئے اور کہاں he is swimming in upstream in a river full of filth. میں یہ کہوں گا نا کہ آپ اکیلے کیا کر سکتے ہیں, بڑے ذہین لوگ رہتے ہیں پاکستان میں. I can tell you that what they write is better than what I sometimes read in Western newspapers. چاہے سیٹھی صاحب ہیں یا یہ پرویز ہڈ بوائے ہیں, باقی لوگ بھی. But that country does not deserve these people. یہ میں بتاؤں گا کہ پرویز ہڈ بوائے نے جو آرٹیکل لکھا اس میں انہوں نے تھوڑی سی طنز بھی, تھوڑی سی سیاست اور تھوڑی ریالٹی دکھانے کی, لیکن کیا کو پاکستانی پڑھ سکتا ہے وہ؟ I doubt it very much. جو پاکستانی ہمارے یہاں رہتے ہیں ان کو بھی نہیں سمجھ میں آئے گا کہ پرویز ہڈ بوائے کیا رہا. وہ اسی میں لگ جائیں گے, ارے میں جانتا ہوں انہیں, جب لاسٹ ٹائم آئے تھے میں ان کو ڈنر پہ لے کے گیا تھا. اس ٹائپ کی ہماری جو میجرنگ سسٹم ہے آف انٹلیکٹ, یہ وہ کہ ارے فیض صاحب کی ٹکٹ میں نے دی تھی تو آپ نہیں مل سکتے. اچھا ایسا میں آئی ایم ٹیلنگ یو دی ٹروتھ, یہ لوگ کرتے ہیں ایسا. آدمی آیا ہوا ہے کہ میں نے بلایا, دوست ایک مجاہد بریلوی ہیں, تو جنہوں نے ٹکٹ پے کی ہے وہ سنبھال کے رکھ لیتے, بولے نہیں آپ سے نہیں مل سکتے سر, وہ ہم نے ان کو خریدا ہوا. اور یہ تمام آپ کے جو انٹلیکچوئلز ہیں یہ ایکسپٹ کرتے ہیں یہ بارگین کہ جو ٹکٹ ہماری خریدے گا وہی ڈٹرمن کرے گا آئٹنری کیا. تو بیچارے پرویز ہڈ بوائے وغیرہ یہ لکھ کے کون ہوتا تھا, لکھے موسیٰ پڑھے عیسیٰ, اس ٹائپ کی بات ہے. I don't think anyone reads a newspaper in Pakistan anymore. ہاں اب تو بہت کم پڑھتے ہیں. جو جن سے میں جانتا ہوں, none of the people I know get a newspaper delivered at their home. اور ان کا بہانہ ہوتا ہے آج کل تو بھائی صاحب سب کچھ انٹرنیٹ پہ چل رہا ہے. ارے بھائی انٹرنیٹ پہ چل رہا, ہاتھ میں دو طرف اخبار پڑھا ہے نہیں پڑھا. No, they don't read books, they're nothing. audible.com سے آ جاتا ہے ہمیں تو جو ریکمنڈیشن ہے. ارے بھائی تمہیں کچھ نہیں آتا, تم one of the most illiterate nations on earth,
who are very capable and bright people. देखिए आप पाकिस्तान में आप जो कुछ कह लीजिए, समझ कंसिडरिंग द सिचुएशन कितने ज़हीन लोग पैदा हुए हैं वहाँ पे. इंडिविजुअली आप देखिए, चाहे सिंध है, चाहे आप फ्रंटियर ले लीजिए, वली खान से लेके GM सैयद और कौन कौन पंजाब के अंदर भी. बट वी कैनॉट रीड एंड वी कैनॉट हैंडल द ट्रूथ. तो जो परवेज उद्बोई ने सवाल एक इमेजिनरी इस्लामिक कंट्रीज के एम्बेसडर्स से सवाल उठवाएं कि सर प्लीज सर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कि भाई आपको क्या तकलीफ है फ्रांस से. मजे की बात, अल्जीरिया को नहीं है, मोरक्को को नहीं है, टूनिशिया को नहीं है, जहाँ फ्रेंच बोली जाती है और जो जहाँ उनके रहने वाले दे फॉर्म अ वेरी लार्ज सेगमेंट ऑफ द फ्रेंच मुस्लिम पॉपुलेशन, उनको फिक्र नहीं है. वो पाकिस्तान ही है जिसको फिक्र है कि वो कार्टून बना दिए थे हम अब के मान जाने. और फिर परवेज उद्बोई सवाल करते हैं कि भाई हम भी अपने निकालें क्या एम्बेसडर्स, क्यों निकाल दें भाई. तो इट इज अ फाइन पीस ऑफ वर्क. ये एक्चुअल जो इनका आर्टिकल है मुझे आप ही पोस्ट कर दें मुझे, because I want to collect it. It is a unique form. सर वो सैटरडे को आया था, सैटरडे को डॉन में आपको पोस्ट कर दूंगी, डेफिनेटली आई विल सेंड इट टू यू. पोस्ट कर दे, मैं फ्रेम करके लगा दूंगा, क्योंकि ये हो सकता है कि इस तंज या जो इस टाइप की क्वेश्चन आंसर उन्होंने किया है शायद अकल आ जाए. जो हमारे 10-12 दोस्त यहाँ हैं जो दिन में 4-4 रोजे रखते हैं, उनको पढ़ा देंगे कि भाई तुम पे कुफर का भी इल्जाम लगा तब भी तुम प्यार तुम्हें बहुत. लेकिन सर जिस तरह से उन्होंने बात की है उसी से मुझे एक चीज़ और याद आ रही है. कुछ दिन पहले उन्होंने अपने यहाँ के जो हमारे जो एम्बेसडर्स डिफरेंट कंट्रीज में हैं उनकी भी बड़ी क्लास ली. उस पर सबने बड़ी वाह की कि जी बड़ा अच्छा काम किया. इमरान खान साहब ने अपने एम्बेसडर्स को जरा लताड़ा है, जरा उनको खिंचाई की है कि जी आपके यहाँ से आप कोई इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आते, आप कोई अच्छी चीज़ लेके नहीं आते. तो किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि कुछ होगा तो एम्बेसडर्स ला पाएंगे ना, सिर्फ एम्बेसडर्स के कहने से तो कुछ नहीं आ जाएगा. आप कंट्री में जो है आपके यहाँ एक जो हुद भाई ने भी लिखा है कि TLP जो एक इन्होंने कहा जी बैन ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट है, ये है वो है, जिन्होंने 700 पुलिस वाले मार दिए इनके. और उसके बाद इन्होंने उनको फिर दोबारा जी बात हो गई और सब खत्म हो गया, उनके लोग भी छोड़ दिए, इवन उन्होंने इलेक्शन में भी हिस्सा ले लिया कराची के. तो ये क्या मैसेज क्या जा रहा है दुनिया को पाकिस्तान की तरफ से, आपको क्या लग रहा है? पाकिस्तान इज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ इस्लामिक टेररिज्म के अलावा और कोई डेफिनेशन नहीं. पाकिस्तान की पैदाइश हुई हिंदुस्तान पे हमला करके. आजाद हिंद फौज के भी जो लोग आए थे नेताजी के साथ डिसबैंड होके, उनको भेज दिया गया था सरहद हमला करो. तो हमने इब्तिदाई इश्क से ये किया है कि हमारा काम है उम्मत को हिंदुस्तान पे गज़वा हिंद करने की और तमाम हिंदुओं को मार के ताकि रोज़े क़यामत आए. ये बिलीफ है, दिस इज द रिकग्नाइज्ड बिलीफ ऑफ व्हाट गज़वा हिंद इज. और नस्र मिनल्लाह फतहुन करीब आपकी आर्मी का स्लोगन है कि जल्दी से पता नसीब हो हमें, जल्दी से हम अपने काम करके रोज़े क़यामत आए, जान छूटे इस दुनिया से. तो इज इट रॉन्ग टू से दैट वी एस्पायर फॉर डेथ, एंड इफ दैट इज सो वी हैव टर्न्ड आवर फेथ इनटू अ डेथ कल्ट. जिम जोन्स गए थे ना गयाना, 400 लोगों को लेके उन्होंने कूलेट पिला दी कि अब जाना है सरकार से मिलने. तो 400 लोगों ने जहर पी लिया था and they all died. अपने डैड से पूछिएगा, जिम जोन्स एंड हिज 400 पीपल, ये ड्रिंकिंग द कूल-एड जो एक्सप्रेशन है ये वहीं से आया. उन सबको पता था कि इस कूल-एड में जहर है, हम मरने वाले हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे, मर के चले गए. ऐसे कराची में एक दफा कुछ लोग आए थे जो ट्रंकों के अंदर तैर के वहां जाना चाहते थे. शिया जो जगहें हैं इराक में, वहीं डूब के कराची में मर गए. तो व्हेन यू टर्न योर माइंड टुवर्ड्स डेथ,
and death is your ultimate goal. तो क्या ज़कात देना, क्या फितरा लेना, खुद ही death तो eventually come is the only truth, you know. इसकी गारंटी है, कोई नहीं कह सकता I give you 100% guarantee you will die one day. अरे भाई 30 पार खान कहाँ के बन गए, ये तो पता है हम सबको. हम कह रहे हैं कब होगा और किसको साथ लेके जाएंगे. So we have become messengers of gloom and doom, जो आपको दूसरी इस्लामिक कंट्रीज में नहीं मिलेगा. आपको ये बावलापन ना बांग्लादेश में मिलेगा ना इंडोनेशिया में मिलेगा. इंडिया का यूपी और बिहार के लोगों ने पाकिस्तान बनाया था, तो इंडिया के मुसलमानों में और पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे उर्दू शायरी करने वाले जो हर शेर के बाद फिर रुकते हैं कि वाह वाह हुई या नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने झूठ बोलना होता है शायरी में. ये पूरी एक नस्ल बन गई है और फेक थॉट बेरर्स. वो जनाजे को इधर से उधर घुमाते रहते हैं, कंधा दे दो कंधा दे दो. वो दफनाते नहीं आप झूठ को जो 1947 अगस्त 14 को आपने उठाया था कि अल्लाह की बनाई हुई जमीन को आपने 10,000 साल बाद काट दिया अंग्रेज के कहने पे. अगर अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि हिंदुस्तान में सारे मुसलमान होते तो कर देते भाई. ईरान में भी तो हो गए, इराक में भी हो गए, मिस्र के अंदर भी एक भी नहीं बचा कोई. लिबिया, इधर उधर जहां भी आप जाइए 100% जहां मुस्लिम मेजॉरिटी होती वहां तो मेजॉरिटी होती, वहां माइनॉरिटी होती नहीं है. ईरान में कोई जोरास्ट्रियन बचा है, को नौरोज मना लेते हैं, लेकिन इंडोनेशिया में भी उनके हिंदू फेस्टिवल्स मानते हैं, सब कुछ है. मैं बार बार रिपीट करता हूँ, उनके प्रेसिडेंट के पोते का नाम नरेंद्र है. तो लेकिन ये वाहिद लोग हैं हम पाकिस्तान जिनका जिंदगी में और कोई मकसद नहीं है सिवाय हिंदू हेट्रेड, ईसाई नर्सों को मारना, हिंदू बच्चों को किडनैप करना, मौलवी कन्वर्ट कर रहे हैं, बच्चों को रेप कर रहे हैं. वो आपने वीडियो शेयर किया था, बच्चे को तरावी से निकला, उसकी टांगे तोड़ दी. अरे हम तो तरावियों में जो सिद्धे में जाता था उसकी टांग खींच लेते थे, वो फ्लैट हो जाता था और भागते थे 10-12 लोग. वो पीछे गालियां वाली देते हुए आते थे, लेकिन किसको पता था कि एक वक्त आएगा प्रोग्रेस करके विंडोज जैसे 10 NT 22 चल रहा है, उसके अंदर टांगे तोड़ी जाएंगी. अब सिर्फ कसूर आपका क्या, आप तरावी से बोर होके हट गए. अरे तरावी में जाके कितने लोग इबादत कर रहे होते हैं, वो तो घर. सो गाइज ये वीडियो है जिसमें ये बात कर रहे हैं तरावी के ऊपर इन्होंने बात की है. तो मैं बताऊं, तरावी बेसिकली काफ़ी लंबी तरावी होती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो रमज़ान में ही स्पेशली पढ़ी जाती है. और रोज़ों में होता है कि आप रात की जो नमाज होती है इशा की, तो उसमें ये होता है कि इशा की नमाज के बाद आप तरावी पढ़ते हैं. तरावी में आप मतलब कि 8 से ऊपर की जितनी भी रकात होती हैं वो आप पढ़ सकते हैं. वैसे 4 भी मेरे ख्याल से पढ़ ली जाती हैं, लेकिन यह है कि लोग ज़्यादातर जो है वो 8 पढ़ते हैं या फिर 12 पढ़ते हैं, इस तरह से मतलब डिपेंड करता है. सो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरी 20 पढ़नी है, इस तरह से नहीं होता. लेकिन तरावी क्योंकि लंबी इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें आप वो कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, तो उस कुरान पाक की आयतें पढ़ रहे होते हैं या फिर कुरान पाक का पारा कंप्लीट इनको पूरा कंप्लीट करना होता है इन रमज़ान. तो जिसकी वजह से ये लोग जो हैं वो ये सारा करते हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लंबी तरावी होती है. तो आप इसको शॉर्ट में भी पढ़ सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि आप कुरान पाक को कंप्लीट करने के लिए आपको 100% आपको कुरान पाक कंप्लीट करना है एंड इसमें ही आपको तरावी में ही करना है. ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई छोटी सूरत पढ़ लें एंड अपनी तरावी जो है वो कंप्लीट कर लें, अगर आप मतलब कि आपके पास टाइम नहीं है या बिज़ी हैं, इस तरह से होता है. बट आप कुछ लोग इसको जो है वो 20 की 20 भी पढ़नी है और प्रॉपर तरीके से भी नहीं पढ़नी है, टेंशन लेके पढ़नी है, तो फिर फ़ायदा नहीं है. इससे अच्छा आप शॉर्ट करके पढ़ लें, उतनी पढ़ें जितना आपके पास टाइम है और के पढ़ लें. तो इस तरह से होता है. बाकी ये है कि बच्चे की टांग तोड़ने वाला तो मुझे भी समझ नहीं आया कि उन लोगों ने बच्चे की टांग क्यों तोड़ दी. अगर वो नहीं पढ़ना चाह रहा तो क्या आप ज़बरदस्ती तो उठा के उसको बिठा कर पढ़ा नहीं सकते. और अगर वो बोर होके जा रहा था तो ये उसका अमल है, वो जाने और उसका ऊपर वाला जाने. हम कौन होते हैं हम बोलने वाले कि तुम ये नमाज़ पढ़ो ये ना पढ़ो.
تو یہ تو ایک وہ ہو گیا زبردستی کسی کے اوپر کام تھوپ دیں کہ ہاں بھائی یہ تم نے کرنا ہے ہر حال میں، یہ تمہیں نہیں پسند تم نے پھر بھی کھانا ہے، تو یہ تو چیز ہی غلط ہو جاتی ہے۔ باقی ہم لوگوں کی نیچر ایسی ہے کہ ایکچولی ہم نے اپنے سر پہ نا بہت زیادہ سوار کر لیا ہے، کچھ بھی چیز ہو جاتی ہے۔ میں ایک آرٹیکل بھی پڑھ رہی تھی، اس کے نیچے میں نا ہمیشہ کامنٹ ریڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو اس میں لوگ کہہ رہے ہیں، اب ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جو کہ فیک ویڈیو تھی، اور اس میں مجھے نام نہیں آ رہا، جانی کر کے کچھ نام ہے، انڈین ایکٹر ہیں، کامیڈی ایکٹر، جو کہ گووندے کے ساتھ بھی بہت زیادہ نظر آئے ہیں۔ خیر ان کو جو ہے ان کی وائرل ہوئی ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس پہ مطلب کہ ان کی مغفرت کا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے۔ تو اس پہ کچھ لوگ، بہت سارے لوگ، کچھ نہیں بہت سارے لوگوں نے کامنٹ کیا تھا کہ آپ یہ تو ہندو ہے، مسلم نہیں ہے، اور مسلمز کے لیے یہ سب کچھ ہے، ہندو کے لیے تو نہیں ہے۔ تو یہ چیز مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیوں بولا جاتا ہے۔ دیکھو کوئی اگر مر جاتا ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اس میں ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ وہ ہندو ہے، کافر ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے۔ خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ہیٹ نہیں پھیلا رہی، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگوں کی جو سائیکی ہے وہ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ وی آر مسلم اینڈ ہی از اور دے آر ہندو اینڈ اور فرام اندر ریلیجن دے بلانگس۔ تو اس طرح کی چیزیں بہت ساری ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں جو کہ مجھے نہیں پسند، اور آئی ڈونٹ نو کہ لوگ اس طرح سے کیوں سوچتے ہیں، کیا مائنڈ رکھ کے یہ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں، کیا ریالٹی ہے۔ بٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی سوچ بہت چینج کرنی ہے، جو کہ اگر ہم نہیں چینج کرتے تو آئی تھنک کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان فیوچر ہمیں دیکھنے کو ملیں گی، اور ہم لوگ بہت پیچھے آ چکے ہیں اور پیچھے رہ جائیں گے، اور یہ ہمارے لیے اور ہماری عام پبلک کے لیے بہت زیادہ برا ہونے والا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ جو ریالٹی ہے اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اور زکوٰۃ کی بات سٹارٹ میں کی تھی، تو میں زکوٰۃ پہ بتاؤں کہ یار کنٹری کی جو حالات چل رہے ہیں نا، تو اس میں اگر یہ لوگ زکوٰۃ بھی لیتے ہیں تو یہ بھی میرے سامنے تو یہی ہوگا کہ چلو ایٹ لیسٹ کچھ اس زکوٰۃ سے ہمارے غریب لوگوں کا تو کچھ ہوگا بھلا، ہے نا۔ تو کیونکہ اب ظاہری سی بات ہے ان غریبوں کو بھی تو چاہیے ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے خود کچھ کیا نہیں زندگی میں۔ غریب لوگوں نے بھی کچھ تعلیم حاصل کر لیتے، کچھ کر لیتے، کبھی انہوں نے تعلیم پہ فوکس نہیں کیا۔ غلطیاں ان کی بھی بہت زیادہ ہیں، اگر غلطیاں ایجوکیشن حاصل کرتے تو آج یہ اپنا کما سکتے تھے اچھا خاصا، اور جس کی وجہ سے ہم مطلب یہ دوسروں کے منہ کو نہ دیکھتے، گورنمنٹ کو نہ دیکھتے کہ وہ پیسے دیں گے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جو کہ سمجھ سے باہر ہیں، اور کب سارٹ آؤٹ ہوں گے سمجھ نہیں آ رہی۔ خیر یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو۔